नमस्कार विद्यार्थियों। विनय भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री भोगीलाल पंड्या गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर। आज हम स्वच्छ जलीय या अलवण जलीय आवासों के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। जल के जैविक प्रक्रमों का अध्ययन हाइड्रोबायोलॉजी या जलीय पारिस्थितिकी कहलाता है। स्वच्छ जलीय आवास के पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। देखिए, स्वच्छ जलीय आवास समुद्री जलीय आवास से थोड़ा भिन्न प्रकार का होता है, क्योंकि स्वच्छ जलीय आवासों में समुद्री जल की तुलना में लवणों की सांद्रता कम होती है। स्वच्छ जल की तुलना में समुद्री जल जो होता है उसका मौसम और जलवायु थोड़ा स्थिर होता है, ज़्यादा स्थिर होता है, जबकि स्वच्छ जल मौसम और जलवायु से जल्दी प्रभावित होते हैं। स्वच्छ जल में तीव्र समरूपी धाराएं पाई जाती है। स्वच्छ जल की तुलना में समुद्री जल आवास ज़्यादा स्थायी होते हैं, क्योंकि वो बड़े होते हैं। स्वच्छ जलीय आवासों की तुलना में समुद्री जलीय आवास अधिक गहरे और विशाल होते हैं। जब हम स्वच्छ जलीय आवासों के लक्षणों की बात करें, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटाट, तो कुछ हमें प्रमुख लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे कि अल्प लवणता और घुलित लवण। स्वच्छ जल में लवणों की सांद्रता 1 से 5% से नीचे ही रहती है। समुद्री आवास की तुलना में लवणता कम होती है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता या पीएच की बात करें तो इसका जो पीएच है, स्वच्छ जल का जो पीएच है, स्वच्छ जलीय आवासों का पीएच, वो मौसम के अनुसार साल भर बदलता रहता है। तापक्रम की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर भी जो है साल भर बदलता रहता है, यदि हम थोड़ा गहरी झीलों के अपवाद को छोड़ दें तो। और दैनिक रूप से भी तापमान बदलता है, और हम ये देखते हैं कि स्पष्ट रूप से दिन और रात के तापमान में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर स्वच्छ जलीय आवासों में पाया जाता है। तापमान का स्वच्छ जल में रहने वाले जंतुओं के उपापचयी दर या मेटाबॉलिक रेट पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब तापमान में गिरावट होती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उपापचयी दर या मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है। लेकिन यदि तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी जंतुओं के लिए, स्वच्छ जल में रहने वाले एनिमल्स के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। प्रकाश की बात करें हम, टेम्परेचर की बात करें, प्रकाश या लाइट की जब हम बात करें, तो ये प्रकाश जो होता है वो स्वच्छ जलीय आवासों में रहने वाले समुदाय के पादपों और जंतुओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अब यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि स्वच्छ जलीय आवास जनरली कम गहरे होते हैं, समुद्र आवास जितने गहरे नहीं होते हैं, इसीलिए जो प्रकाश की भेदन क्षमता होती है वो पैंदे तक होती है, यानी प्रकाश जो है स्वच्छ जलीय आवास के पैंदे तक पहुँचता है। और इसी वजह से स्वच्छ जलीय आवासों में जलप्लावी पादप और भी बहुत सारे पादप बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। यदि ये स्वच्छ जल में किसी भी कारण से निलंबित पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है या सस्पेंडेड पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, तो वो जल गंदला हो जाता है, टर्बिड हो जाता है, और इस वजह से प्रकाश की भेदन क्षमता विपरीत रूप से प्रभावित होती है, और इसका प्रभाव स्वच्छ जल में निवास करने वाले जीवों पर पड़ता है। ऑक्सीजन की यदि हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, और स्वच्छ जल में रहने वाले जितने भी जंतु होते हैं, मछलियाँ होती हैं, वो भी जल में घुली हुई ऑक्सीजन को काम में लेते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है, ये भी जल में निवास करने वाले जीव जंतुओं के मेटाबॉलिज्म को, पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण की दर को, और उनके जो उनकी वाइटैलिटी है, उन सबको जो है प्रभावित करती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसें उस पानी में घुली हुई हो सकती हैं। तो ये जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो जितने भी उसमें जीव जंतु हैं
या जो पेड़ पौधे हैं तो उनका जो मृत कार्बनिक पदार्थ होता है उनका डिकम्पोजिशन होता है, उससे और उसमें निवास करने वाले जंतुओं के रेस्पिरेशन या श्वसन के द्वारा CO2 निकलती है और ये CO2 फिर जो है वातावरण में घुल जाती है सामने। तो ये जो CO2 इसमें घुलती है और CO2 घुल करके पानी में, हम जानते हैं कि जब CO2 को हम डिज़ोल्व करते हैं पानी में तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 का निर्माण होता है और ये H2CO3 जो है जल के pH को प्रभावित करता है। यदि ज़्यादा मात्रा में पानी में CO2 घुली हुई होगी तो वो जंतुओं के लिए हानिकारक होगी। इसके अलावा और भी गैसें हो सकती हैं जो कि जल में सड़ने वाली वनस्पतियों और जंतुओं के अवशेषों के द्वारा पैदा हो सकती हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी ये जहरीली गैसें हैं। तो इनका ज़्यादा मात्रा में होना जल को प्रदूषित करता है और वो जलीय जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है। तो ये कम से कम होनी चाहिए जिससे कि स्वच्छ जलीय आवास का स्वास्थ्य बना रहे। जब हम स्वच्छ जलीय आवासों का वर्गीकरण करते हैं या उनकी श्रेणियां बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से 2 प्रकार के यहाँ पर कैटेगरी होती है स्वच्छ जलीय आवासों की। नंबर 1 स्थिर जलीय आवास, इंग्लिश में कहते हैं लैंटिक वाटर हैबिटाट, और दूसरी श्रेणी होती है बहता हुआ जो पानी होता है, यानी बहता हुआ जलीय आवास या सरित जल आवास, और इसको हम कहते हैं लोटिक वाटर हैबिटाट। तो स्थिर जलीय आवास जो है इसमें हम ये देखते हैं कि ये थोड़ा सा कम लवणीय होता है और इनका जो जल होता है वो नदियों की तरह बहता हुआ नहीं होता है। चारों तरफ ये लैंडलॉक होता है, भूमि से घिरे हुए होते हैं। इनमें जो पानी आता है या जो जल आता है वो जल चक्र में या तो बरसात के द्वारा आता है या फिर जो हिमपात होता है उसके द्वारा आता है। ये आवास उत्पत्ति की दृष्टि से प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं। जैसे मानव निर्मित बहुत सारी झीलें होती हैं या तालाब होते हैं, जैसे अपने उदयपुर में बहुत सारी झीलें बहुत ज़्यादा हैं और उनमें से कुछ मानव निर्मित भी हैं। और गहराई जो है स्थिर स्वच्छ जलीय आवासों की, इनकी अलग अलग हो सकती है। गहराई में विविधता पाई जा सकती है और इनकी जो गहराई है वो तालाबों में कम होती है और झीलों में ज़्यादा होती है। और अपने को पता है कि जैसे विश्व में हम सबसे गहरी झील की बात करें तो एक बहुत गहरी झील है, बैकाल झील है, वो काफ़ी गहरी झील है। आयु की दृष्टि से भी इनमें ये पुराने भी हो सकते हैं, काफ़ी प्राचीन हो सकते हैं, नए भी हो सकते हैं। और इनका स्थायित्व भी जो है अलग अलग प्रकार का होता है। तालाब कम स्थायी होते हैं और इनका पानी जो है गर्मियों की दिनों में सूख जाता है, और झीलें जिनमें ज़्यादा पानी होता है वो ज़्यादा स्थायी होती हैं। बहुत सारी झीलें हैं विश्व में, बड़ी बड़ी झीलें हैं, जैसे कि हम उनमें काउंट कर सकते हैं कैस्पियन सागर है रूस में, सुपीरियर झील है USA कनाडा में, और विक्टोरिया है तंजानिया में, यूरोप अमेरिका कनाडा में, ग्रेट बियर लेक कनाडा में। बहुत सारी विश्व में बड़ी बड़ी झीलें हैं। हमारे राजस्थान में भी बहुत सारी झीलें हैं, जैसे अपने अजमेर में आना सागर झील है, फतेह सागर झील है, उदयपुर में जयसमंद झील है, पिछोला झील है। देयर आर मैनी लेक्स। और तालाब तो गाँव में होते ही हैं। जो तालाब के लिए हम शब्द यूज़ करते हैं पाल, तो जैसे कि गाँव के नाम होते हैं बड़ा पल, छोटा पल, तो ये मतलब बड़ा तालाब, छोटा तालाब, इस तरीके से गाँव में तालाब हैं, तो वहाँ पर हम इनकी स्टडी कर सकते हैं। आप देखिए, यदि हम किसी भी झील के, लेक के डिफरेंट जोन्स को स्टडी करना चाहते हैं, मान लीजिए हम ये देखना चाहते हैं कि किसी भी झील का यदि हम जोनेशन करें, स्तरीकरण करें, तो किस प्रकार से और कौन कौन से स्तर उसमें मिलते हैं। तो स्तरीकरण मुख्य रूप से 2 प्रकार से कर सकते हैं हम। एक तो कर सकते हैं वर्टिकल उदग्र और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज। तो इसमें हमें निम्न क्षेत्र दिखाई देते हैं: वेलांचलीय या तटीय क्षेत्र, लिटोरल जोन। दूसरा है सरोवर क्षेत्र या प्रकाशित क्षेत्र, लिम्नेटिक जोन। तीसरा है प्रकाश क्षतिपूर्ति क्षेत्र, लाइट कंपेंसेशन जोन। और चौथा है गंभीर क्षेत्र या प्रोफंडल जोन।
तो वेलांचल क्षेत्र या तटीय क्षेत्र वो होता है जो तालाब या झील के किनारे संपूर्ण तट पर फैला हुआ होता है। यहाँ पर पानी कम गहरा होता है और तटीय क्षेत्र का निर्माण करता है, और ये क्षेत्र संपूर्ण प्रकाशित होता है, और इस क्षेत्र में ऊर्जा के लिए प्रकाश की किरणें निर्बाध रूप से उपलब्ध होती हैं, यानी कि पानी में लाइट का जो पेनिट्रेशन होता है वो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में और अच्छी मात्रा में होता है। और ये पानी की या जल की ऊपरी सतह होती है, तो इसे हम एपिलिम्नियन भी कहते हैं या अधिसर क्षेत्र कहते हैं। इसकी गहराई अगर यदि हम बात करें तो लगभग 6 मीटर तक जो है इसकी गहराई मानी जा सकती है। दूसरा क्षेत्र है सरोवर क्षेत्र या प्रकाशित क्षेत्र, दैट इज़ कॉल्ड लिम्नेटिक जोन। ये तटीय क्षेत्र से दूर होता है और झील के बीच वाला या मध्य का समस्त खुला और गहरा पानी वाला जो क्षेत्र होता है, ये प्रकाशित क्षेत्र, सरोवर क्षेत्र लिम्नेटिक जोन कहलाता है। यहाँ भी प्रकाशीय किरणें प्रभावी रूप से उपलब्ध होती हैं। यहाँ भी प्रकाश संश्लेषण की दर पौधों में काफ़ी अच्छी होती है और ये श्वसन दर से ज़्यादा होती है। और ये सरोवर क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है पानी में, और इसकी गहराई यदि हम एवरेज बात करें तो 10 मीटर तक हो सकती है। तीसरा जो क्षेत्र है प्रकाश क्षतिपूर्ति क्षेत्र या लाइट कंपेंसेशन जोन। ये क्षेत्र प्रकाशित क्षेत्र और प्रोफंडल जोन यानी कि प्रकाशित क्षेत्र और गंभीर क्षेत्र यानी इन बिटवीन लिम्नेटिक जोन एंड प्रोफंडल जोन, इनके बीच में होता है। और इसकी विशेषता यही है कि न तो यहाँ पर प्रकाश की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है और न बहुत ही अंधकार होता है। इस क्षेत्र में डिफ्यूज्ड लाइट, धुंधला प्रकाश होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की दर और श्वसन की दर लगभग समान होती है। और इस क्षेत्र में प्रकाश की मात्रा फुल डे लाइट की लगभग 1% होती है। चौथा जो क्षेत्र माना जा सकता है, जो सबसे हमारा गहरा क्षेत्र है, जिसे हम गंभीर क्षेत्र या प्रोफंडल जोन कहते हैं। प्रकाश क्षतिपूर्ति क्षेत्र के नीचे का गहरा और अंधकार में जो जल क्षेत्र होता है वो गंभीर क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर प्रकाश की किरणें नहीं पहुँच पाती है और यहाँ पर जो पानी भी होता है वो शांत होता है, कम गतिशील होता है। और ये क्षेत्र तालाबों में नहीं पाया जाता क्योंकि तालाब कम गहरे होते हैं। और दूसरा लॉजिकल पॉइंट है कि ये अंधकार में होता है प्रकाश, ये क्षेत्र झीलों में होता है और अंधकार में होता है, इसलिए यहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता, इसलिए यहाँ पर पादप नहीं पाए जाते, हरे पौधे नहीं होते, क्योंकि उनके लिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए यहाँ प्रकाश अवेलेबल नहीं होता है। यदि हम समुद्र जलीय आवासों की बात करें, कंपेयर करें, तो ये एफोटिक जोन, समुद्रों में जो एफोटिक जोन होता है, अप्रकाशित क्षेत्र होता है, उसके तुल्य होता है। ये थर्मोक्लाइन के नीचे स्थित होता है और सभी झीलों में ये इसकी जो उपस्थिति हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि झीलें कम गहरी भी होती हैं और ज़्यादा गहरी भी होती हैं। अब देखिए, यदि हम झीलों के स्तरीकरण के बाद में यदि हम तालाबों के स्तरीकरण की बात करें, तो तालाबों का जो स्तरीकरण है उसमें हमको मुख्य रूप से 3 जोन स्पष्ट रूप से मिल सकते हैं। सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो लिटोरल जोन है, और बीच वाला, उसके नीचे जो बीच वाला क्षेत्र है वो लिम्नेटिक जोन है, और सबसे नीचे वाला जो गहरे पानी वाला, जितना भी गहराई है तालाब की, सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र है वो प्रोफंडल जोन कहलाता है। और ये ध्यान रखना है हमको, तालाब जो है झीलों से कम गहरे होते हैं, उथले होते हैं। यदि हम झीलों के थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन की चर्चा करें, यानी कि झीलों के पानी का ऊष्मीय स्तरीकरण करें, तो ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि शीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाने वाली गहरी झीलों में पानी का ऊष्मीय स्तरीकरण ज़्यादा होता है, स्पष्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर्दियों और गर्मियों में पानी क्रमशः ठंडा व गर्म होता है, और इसी वजह से उस पानी का ऊष्मीय स्तरीकरण या थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन होता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सबसे ऊपर वाला जो वाटर बॉडी जोन है वो कहलाएगा एपिलिम्नियन, उसके नीचे जो क्षेत्र है वो कहलाएगा हमारा मेटालिम्नियन, और यहाँ पर एक स्पष्ट मतलब एक बाउंड्री लाइन होती है जिसे हम थर्मोक्लाइन भी कहते हैं, और सबसे नीचे वाला जो गहरे पानी वाला क्षेत्र है टेम्परेचर के आधार पर, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोलिम्नियन। तो हम ये देखते हैं कि गर्मियों में सतह का पानी
सूर्य के प्रकाश की वजह से गर्म हो जाता है और ये पानी हवा के द्वारा, पवनों के द्वारा या अन्य जल धाराओं की वजह से इसका फ्लो होता है, इसमें प्रवाह होता रहता है। ये पानी सर्कुलेट होता रहता है या चक्रित होता रहता है और इसी वजह से, इस चक्रण की वजह से ये जो ऊष्मा है और ऑक्सीजन है उसका पूरी वाटर बॉडी में एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है। एक निश्चित स्तर जिसमें पानी चक्रित होता रहता है और ऊष्मा का वितरण समान होता है, उसे एपिलिम्नियन या अधिस्तर क्षेत्र कहते हैं। तो एपिलिम्नियन स्तर जो है थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन की दृष्टि से वो क्षेत्र है जहाँ पर ऊष्मा का वितरण समान होता है और भी अन्य पदार्थ, घुलित ऑक्सीजन वगैरह, उनका भी वितरण काफ़ी स्पष्ट रूप से यहाँ पर पाया जाता है। और इस एपिलिम्नियन के नीचे का पानी ठंडा पानी होता है क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश की गर्मी कम पहुँचती है। ये पानी न तो चक्रित होता है और न ही धूप की गर्मी से गर्म होता है। इस क्षेत्र को हाइपोलिम्नियन या अधः स्तर कहते हैं। और इन दोनों स्तरों के बीच में एक स्तर पाया जाता है जिसे मेटालिम्नियन या थर्मोक्लाइन या ताप प्रवण स्तर कहते हैं। ताप प्रवण स्तर से नीचे ताप नहीं पहुंचता है। ये ताप प्रवण स्तर अधिस्तर व अधः स्तर के मध्य पानी के आदान प्रदान को रोकता है। एपिलिम्नियन का पानी तो गर्म हो जाता है, हल्का होता है, जबकि हाइपोलिम्नियन का पानी ठंडा होता है, थोड़ा भारी होता है, इसलिए वो नीचे रहता है। तो यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन के बीच में पानी का प्रवाह नहीं होता है और इस वजह से इन दोनों स्तरों के बीच में टेम्परेचर, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का वितरण समान रूप से नहीं होता है। और इसी वजह से हम ये देखते हैं कि इन्हीं दोनों क्षेत्रों के जो बायोटा है या जो जीवजात है उसमें भी अंतर पाया जाता है, उसमें भी डिफरेंस होता है। देखिए, सर्दी के दिनों में जो ठंडे प्रदेश हैं जैसे यूरोपियन झीलें हैं, वहाँ पर स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और झीलें जम जाती है। तो हम ये देखते हैं कि सर्दी के दिनों में वातावरण ठंडा होता है, तापमान में गिरावट होती है। इस वजह से जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें जो ऊपर वाला सरफेस वाला जो पानी है ठंडा हो जाता है और इस वजह से जो एपिलिम्नियन है और हाइपोलिम्नियन है दोनों का टेम्परेचर एक जैसा यानी ठंडा हो जाता है। तो इस वजह से जो ताप प्रणव स्तर जो है, थर्मोक्लाइन जो रीजन है, वो स्तर जो है यहाँ इस सर्दी के दिनों में समाप्त हो जाता है। और अगर और ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है और ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वातावरण का तापमान बहुत नीचे गिर जाता है, तो झील की सतह पर बर्फ़ जम जाती है और केवल जो बर्फ़ के नीचे का पानी होता है उसमें ही फ्लो होता है, उसमें चक्रण होता है। और इस वजह से ऊपर बर्फ़ जम जाने से नीचे वाले पानी को प्रकाश नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के द्वारा बन रही है वो बाहर निकलना बंद हो जाती है। और इस वजह से देखिए यहाँ पर जो अंदर नीचे रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और वो उनकी डेथ भी हो सकती है यदि उनको लाइट नहीं मिल पाती है या ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो अब हम बात करें कि जो वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो लेक्स हों या पॉन्ड्स हों, तो उनमें हम बात करें कि बायोटिक कम्युनिटीज़ जिसमें कि हमारा जंतु समुदाय है और पादप समुदाय कौन कौन से और किस किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो हम मुख्य रूप से बात करेंगे स्थिर स्वच्छ जलीय आवासों में मिलने वाले बायोटा को उनके आकार, आकृति और आवास की अवस्था के अनुसार हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्लैंक्टन्स की या प्लवक की। इसमें वे जीव जंतु आते हैं जो प्लावित होते हैं, फ्लोटिंग कंडीशन में पाए जाते हैं, जो हमारा पानी है उसकी सतह पर तैरते रहते हैं और आराम कर सकते हैं। इनमें देखिए, इसमें सारे फ्लोटिंग एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं जैसे प्रोटोजोआ, वाटर स्पाइडर्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बीटल्स, स्ट्राइडर्स, बैक स्विमर्स। इसमें कुछ मछलियाँ भी हो सकती हैं छोटी, मेंढक भी हो सकते हैं, सैलामेंडर्स भी हैं, वाटर जो है टर्टल्स भी हैं, वाटर स्नेक भी हैं। इनमें से जो जल की सतह पर पाए जाते हैं उन्हें एपिन्यूस्टन्स कहते हैं और जो जल सतह के नीचे पाए जाते हैं उन्हें हाइपोन्यूस्टन्स जंतु कहते हैं। दूसरा पटलक या न्यूस्टन्स, ये सभी प्रकार के स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में पाए जाते हैं। केवल ये जो तेज़ बहाव की जो नदियाँ होती हैं उनमें नहीं होते न्यूस्टन्स। इसमें सारे पादप और जंतु आते हैं जिनमें अपनी शक्ति के आधार पर गमन करने की क्षमता होती है, लेकिन
गमन करने की शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो वाटर करंट्स का प्रतिरोध कर सकें। इसलिए इनका जो लोकोमोशन है, इनका जो प्रचलन है, वो वाटर करंट्स या जल धाराओं पर निर्भर करता है। अब यदि ऐसे जीव पादप हैं तो उन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स, यदि जंतु हैं तो जूप्लैंक्टन्स कहा जाता है। इनमें जैसे डेफनिया, कोपेपॉड्स, ऑस्ट्रेकोडर्म्स, रोटिवर्स, ये इसी श्रेणी में आते हैं। अगली कैटेगरी है नेक्टन्स, तरणक या नेक्टन्स। ये तैरने वाले होते हैं, इसीलिए तरणक हैं और लगभग सभी प्रकार के स्वच्छ जलीय स्थिर आवासों में पाए जाते हैं, तेज बहाव की नदियों को छोड़ करके। और इनका आकार थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए ये जलधाराओं के विपरीत भी तैर सकते हैं और 2 मिलीमीटर से कई फुट तक लंबे हो सकते हैं। इनमें कीटों से लगा करके मछलियाँ, वाटर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स सबको जो है शामिल कर सकते हैं। चौथी जो कैटेगरी है वो है नितलक या बैंथोस। इसमें वो सारे जीव सम्मिलित किए जाते हैं जो स्थिर स्वच्छ जलीय आवास के पेंदे में पाए जाते हैं, तल में पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम है नितलक, बैंथोस। और ये धरातल, जो हमारी वाटर बॉडी है उसका जो धरातल है वहाँ पर चिपके रहते हैं। ये ज़्यादातर स्थिर स्वच्छ जलीय आवासों में पाए जाते हैं। अब देखिए बॉटम में क्या होगा, कीचड़ होगा, और यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। तो इसलिए यहाँ पर देखिए किस प्रकार के जीव होते हैं। यहाँ पर बाइवल्व्स, मोलस्क, घोंगे, कायरोनोमस लार्वा, ट्यूबीफैक्स, इस प्रकार के यहाँ पर जंतु पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार का बायोटा स्वच्छ जलीय आवासों में पाया जाता है। अब देखिए हम क्षेत्रवार यदि हम बात करें कि भाई जब हमने जोनेशन किया था लेक्स का, तो जोनेशन में हमने ये देखा था कि किस प्रकार के जोन पाए जाते हैं लेक्स में। तो जोनेशन के हिसाब से बात करें कि कौन से जोन में कौन से जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं। तो देखिए लिटोरल क्षेत्र में हम बायोटा की बात करें तो जो लिटोरल क्षेत्र है वो कौन सा होता है, किनारे वाला तटीय क्षेत्र होता है जिसकी अधिकतम गहराई 6 मीटर तक होती है, जिसमें अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से जो ये क्षेत्र प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर जड़ वाले पादपों की संख्या ज़्यादा होती है और इन पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जल में निमग्न तल में मजबूती से धसी रहती हैं, किंतु इनका ऊपरी शिखर जिसमें पत्तियाँ आती हैं या जिनमें हरितलवक पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता भी होती है। और इस तरह के जो एम्फीबियस प्लांट्स हैं वो पानी की सतह के ऊपर निकले रहते हैं। तट के कम गहरे जल में निम्न प्रकार के पादप मिल सकते हैं। देखिए रेननकुलस, साइप्रस, रूमैक्स, और इनके बीच बीच में टाइफा, स्किरपस, सैजिटेरिया या जंगली घास, वीट्स इत्यादि पाए जा सकते हैं। थोड़ा अगर ज़्यादा गहरा तटीय जल है तो वहाँ पर जड़ वाले पौधे होते हैं जिनकी पत्तियाँ पानी की सतह पर तैरती रहती हैं, जैसे वाटर लिली, निम्फिया, नीलम्बो हैं, एपोनोसीटॉन, मार्सिलिया, ट्रापा, है ना, ट्रापा सिंघाड़ा होता है ना, मार्सिलिया अपना ब्रायोफाइट होता है। तो वो कौन से क्लासिफिकेशन की दृष्टि से किस कैटेगरी का है वो बात नहीं कर रहे हम। यहाँ पर ये हमारे लिटोरल जोन में पाए जाने वाले पौधों की बात कर रहे हैं। और ज़्यादा अगर पानी की गहराई में थोड़ा सा जाएँ तो गहरे तटीय जल में, पूर्णतः जल में निमग्न पतले तने वाले जलीय पौधे पाए जाते हैं, जैसे वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला, कारा, इलॉडिया इत्यादि। इस क्षेत्र में जड़ वाले पौधों के अलावा फाइटोप्लैंक्टन्स भी होते हैं जो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, जिनमें डाइटम्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये आप विशेष ध्यान रखें, ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवाल, ये अभी आगे भी काम आएगा। और इसके अलावा ग्रीन एल्गी भी होती हैं, हरे शैवाल भी होते हैं। तो ये पादप जलीय एवं उभयजीवी प्राणियों को भोजन और आश्रय उपलब्ध करवाते हैं। ये पौधे जलीय एवं स्थलीय वातावरण के मध्य योजक कड़ी का कार्य करते हैं। अब जंतुओं की यदि हम बात कर लें तो जंतुओं में पानी की सतह पर जंतु जैसे कि ज़्यादातर हम इंसेक्ट्स होंगे यहाँ पर, जैसे ड्रैगन फ्लाई के निम्फ हैं, क्रेफिश, क्रमी, घोंगे या बिल बनाने वाले क्रमी। इसके अलावा प्रोटोजोआ, वॉर्टिसेला, है ना, जौंक पाई जाती हैं, ड्रैगन फ्लाई, रोटिफर्स, चपटे क्रमी, प्लेनेरियंस, हाइड्रा, लिम्निया, घोंगा। जू प्लैंक्टन्स में डेफनिया, रोटिफर्स, ऑस्ट्रेकोड्स। नेक्टन्स में पैरामीशियम, युग्लिना,
चूलैक्स मच्छर के लार्वा ये स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं। वर्टिब्रेट एनिमल्स की बात करें तो मेंढक, सैलामेंडर, वाटर स्नेक्स, कछुए, छोटी मछलियाँ। फ्लोटिंग एनिमल्स या न्यूस्टेंस की बात करें तो वाटर स्पाइडर्स, मैनी काइंड्स ऑफ प्रोटोजोआ, ये सब मिलकर के यहाँ पर फौना बनाते हैं। तो लिटोरल जोन के बाद में लिम्नेटिक जोन की बात करें, बायोटा ऑफ लिम्नेटिक जोन। तो लिम्नेटिक जोन में क्या होता है, किनारे से दूर होता है, खुला पानी होता है, खुला जल होता है, गहराई ज़्यादा होती है पानी की, और यहाँ पर पानी का तापमान, ऑक्सीजन और प्रकाश की भेदन क्षमता भी डिफरेंट होती है लिटोरल जोन से। तो यहाँ पर पानी क्योंकि ज़्यादा गहरा होता है इसलिए यहाँ जड़ वाले पौधे नहीं पाए जाते। यहाँ पर मुख्य रूप से फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं और यही यहाँ पर प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे स्पाइरोगायरा, ऊडोगोनियम, शैवाल हैं ये, यूक्लिनोइड्स, वॉल्वोसिडी, ग्रीन फ्लैजिलेट्स। अगर यहाँ पर हम एनिमल्स की बात करें तो इस क्षेत्र में देखिए रोटिफर्स हैं, कोपेपॉड्स हैं, इस तरह के जू प्लैंक्टन्स हैं, मछलियाँ भी हैं जो नेक्टन्स के रूप में पाई जाती हैं। तीसरा क्षेत्र जो हमारा प्रोफंडल जोन है तो ये और भी ज़्यादा गहरा होता है, प्रकाश बिल्कुल भी यहाँ पर पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर अगर हम फ्लोरा की बात करें तो दो ही चीज़ें हैं, यहाँ पर बैक्टीरिया हैं और फंजाई हैं, ये फ्लोरा बनाते हैं। और फौना की बात करें तो ये भी लिमिटेड होता है, यहाँ पर क्लेम्स, सीपियाँ, ट्यूबीफैक्स जैसे एनेलिडा वर्ग के जंतु होते हैं, कायरोनोमस लार्वा, इस तरह के जंतु होते हैं, ये पाए जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि प्रोफंडल जोन में ऑटोट्रॉफिक प्रोड्यूसर्स नहीं पाए जाते और इस क्षेत्र के जो जंतु हैं वो अपने न्यूट्रिशन के लिए लिम्नेटिक और लिटोरल क्षेत्र पर डिपेंड करते हैं। और क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाने वाले जो हमारा फौना है वो विषमपोषी, हेटरोट्रॉफिक होता है या सेप्रोट्रॉफिक होता है या कार्निवोरस नेचर का होता है, ये मछलियाँ हो सकती हैं। चौथा जो हमारा क्षेत्र है बायोटा ऑफ बैंथोस, जो बिल्कुल हम तली में चले गए बॉटम में जाके, तो यहाँ पर ये देखना है कि हमें जो बिल्कुल नई झीलें होती हैं तो यहाँ पर उनका जो तला होता है वहाँ पर चट्टानें होती है, ठोस होता है। लेकिन जो पुरानी झीलें हो जाती हैं या जो काफ़ी समय हो जाता है उनको, तो वहाँ पर ठोस चट्टान के अलावा कीचड़, मड और रेत का स्तर भी होता है। और वो इसलिए बनता है कि समय के साथ मिट्टी नीचे बैठती जाती है, सॉइल पार्टिकल्स वहाँ जमा हो जाते हैं। और यहाँ पर बैंथोस क्षेत्र में हम बात करें तो कई प्रजातियों के कीटों के लार्वा, मुख्य रूप से सीपियाँ, क्लेम्स, घोंगे, कुछ क्रस्टेशियंस और स्पंजेस, फ्रेश वाटर स्पंजेस यहाँ पर हमें उपस्थित मिल सकते हैं। तो ये हमने देखा बायोटिक कम्युनिटीज़ ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स। अब हम बात करते हैं कि झीलों की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, उत्पादकता की बात करते हैं। तो देखिए, झीलों का वर्गीकरण हम उत्पादकता के आधार पर करें तो ये 3 प्रकार की हो सकती है मुख्य रूप से। पहला प्रकार है ओलिगोट्रॉफिक लेक्स, यह अल्पपोषी झीलें। ये झीलें बड़ी होती हैं, गहरी होती हैं, इनका पानी पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होता है, पानी में पीएच कम होता है, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, प्रोड्यूसर्स कम होते हैं इसके पानी में, कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है और इन झीलों की गहराई में बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं और इन झीलों के पानी में सर्दी और गर्मी में ऑक्सीजन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से पाया जाता है। इस तरह के लक्षण हैं। दूसरी जो कैटेगरी है झीलों की, वो हमारी है मीज़ोट्रॉफिक लेक्स। इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन लेवल बॉटम में कम होता है। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होने की वजह से डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, इस तरह की झीलों में ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसी ह्यूमस की वजह से पानी की बीओडी बढ़ जाती है। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और बढ़ जाने से ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण इन झीलों में जो बायोटा है बहुत कम होता है। तीसरा प्रकार है सुपोषी झीलें या यूट्रॉफिक लेक्स। तो इसमें वो सारी झीलें आती हैं जो उथली होती हैं, मतलब इसमें इतना ज़्यादा सेडिमेंटेशन हो जाता है कि पानी बहुत कम गहरा रह जाता है।
पोषक पदार्थ अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और इनमें हम बात करें तो फॉस्फोरस है, कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होते हैं। इन झीलों में प्रोड्यूसर्स, पादप, प्लवक जंतु काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। सुपोषी झीलों में गर्मियों में ताप प्रवण स्तर के नीचे जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, ऑक्सीजन बहुत कम होती है इसमें। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 प्रकार की झीलें होती हैं। इसके बाद एक हम बात करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूट्रॉफिकेशन या सुपोषण। तो यूट्रॉफिकेशन, अभी हमने यूट्रॉफिक झीलों की बात करी कि झीलों में उत्पादकता के आधार पर झीलें 3 प्रकार की होती है। तो यूट्रॉफिकेशन या सुपोषण एक ऐसी परिघटना है जिसमें कि एक ओलिगोट्रॉफिक लेक एक यूट्रॉफिक लेक में कन्वर्ट होती है। झील बनती है, उसका निर्माण होता है, समय के साथ कालांतर में उसमें सॉइल पार्टिकल्स इन्वेस्ट होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के कंपाउंड्स वो बढ़ते जाते हैं। उसके आसपास की जो चट्टानें हैं उनके सेडिमेंट्स उसमें गिरते जाते हैं, और इसके अलावा इसमें जो एनिमल्स रहते हैं या जो प्लांट्स होते हैं उनकी डेड एंड डिगेइंग बॉडी वो भी जमा होती जाती है। तो इस सारे कारणों से अल्टीमेटली क्या होता है कि झील का जो तला है वो ऊपर आता जाता है, झील उथली हो जाती है, पानी की गहराई कम हो जाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पानी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए नाम से देखिए यूट्रॉफिकेशन, मतलब न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं तो यूट्रॉफिकेशन यानी कि सुपोषण का स्तर बढ़ता जाता है, इसीलिए इन्हें सुपोषी झील कहते हैं। पानी की सतह पर जो हमने देखा था ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में संख्या में वृद्धि होती है, एल्गल ब्लूम की कंडीशन पैदा हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रसार हो जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी का, और इन सब कारणों से अल्टीमेटली इस पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी होने से क्या हो सकता है कि इस तरह के जल में रहने वाली मछलियाँ ऑक्सीजन की कमी और अभाव की वजह से मृत भी हो सकती हैं। तो ये एल्गल ब्लूम का इफ़ेक्ट है। तो यूट्रॉफिकेशन मीन्स झीलों में पोषक पदार्थों की मात्रा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई तालाब है या झील है, वो किसी कृषि भूमि के आसपास है, तो कृषि भूमि में जो फर्टिलाइज़र्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, वो ज़्यादा डंप किए जाते हैं, तो वो सिंचाई अगर पानी भी ज़्यादा लग रहा है या बरसात के पानी के साथ में, तो वो फर्टिलाइज़र्स भी आकर के यहाँ पर इसमें बह करके आ जाते हैं। इस वजह से भी पानी का न्यूट्रिएंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह की झीलें एक तरह से प्रदूषित झीलें मानी जाती है। न्यूट्रिएंट्स का लेवल ज़्यादा होता है लेकिन ऑक्सीजन की कमी होती है, और ये कंडीशन इसमें निवास करने वाले प्लांट्स और एनिमल्स, फौना और फ्लोरा दोनों के लिए ही विपरीत होती है, तो इनकी मृत्यु भी हो जाती है मछलियों की। तो ये परिघटना हमारी यूट्रॉफिकेशन या सुपोषण कहलाती है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। ये हमारा टॉपिक कवर हो गया आज फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट का। आगे हम और बात करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत।